आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का नया सीरीज जो 2022 के हिसाब से इन स्टूडेंट के लिए है जो अभी 10वीं से 11वीं क्लास में गए हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, फाइन आर्ट और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो आर्ट से रिलेटेड है, वो सारे के सारे आप सभी लोगों के लिए लेक्चर हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। इसके अंदर हमने वीडियो का पहला पार्ट काफ़ी कुछ आपको बताने की कोशिश करी थी। अगर आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिले तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ साथ टेलीग्राम अकाउंट के साथ ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। इस अकाउंट के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग आप सभी लोगों के साथ जो भी हम कुछ पढ़ाते हैं वो आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव अपडेट के लिए। जो भी कुछ भी हमारा सिनेरियो होता है बच्चों को प्रेजेंट टाइम पे बताने के लिए कि ऐसा कुछ क्लास होने वाला है, तो हम ऐसे दो प्लेटफॉर्म दिया करते हैं, तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो हमारा आगे पार्ट अब चल रहा है। आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने हमारा वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा, जब भी आप इस दूसरे पार्ट को समझ पाएंगे, अदरवाइज आप इस पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ डिक्लेरेशन। इसका मतलब होता है संविधान का प्रचार और या प्रसार का तरीका। ये आपके हेडिंग में, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्लियर कट बताने की कोशिश करी गई है। अब ये है क्या, समझते हैं हम लोग आसान भाषा में। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज़ मीन हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम टू एग्जिस्ट। मतलब हमारे भारत का संविधान असल में अस्तित्व में कैसे आया होगा। इसमें आने के लिए हमने कुछ नहीं करा। अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा जिससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप लोग अपने भारत का एग्जांपल देखें तो मैं एग्जांपल भारत का लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं सभी का लेके चल रहा हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में कई प्रकार के तंत्र यानी कि सिस्टम होते हैं। तो देखो, कहीं पे आप लोगों को पता होगा, कहीं पे आप लोगों को पता होगा राजतंत्र है, कहीं आपने देखा होगा निरंकुश शासन प्रणाली है, निरंकुश जिस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता। कहीं पर तानाशाही सिस्टम है, जर्मनी के अंदर जो हिटलर का टाइम पीरियड चल रहा था तानाशाही सिस्टम है। कहीं पे लोकतंत्र है जहाँ पे राजा के द्वारा, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। कहीं पर महिला तंत्र है, कहीं पे महिला तंत्र है, वहाँ पे सिर्फ महिलाओं की चलती है। और कहीं पे कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र होता है दोस्तों जहाँ पर क्या कहते हैं, कहीं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों की चलती है। तो ऐसे बहुत सारे तंत्र होते हैं जो सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए। हमारे भारत का संविधान क्लियर कट ये है कि हम 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम बने रहे थे और 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल करा और फिर कंपनी ख़त्म होने के बाद पूरे के पूरे ब्रिटेन के लोगों ने रानी के शासन के नाम से चार्टर्स चलाए और 1855 1858 के चार्टर के बाद पूरी तरीके से हमें दोबारा से 100 सालों तक इन लोगों ने गुलाम बना के रखा। अब मेन बात ये होती है कि इतने सारे तंत्र हैं, तो इस सारे तंत्र में से हमारे भारत का संविधान जो था वो कैसे बना। तो देयर आर सम कंट्री विच कंट्री डज नॉट वर्क प्रॉपरली। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो संविधान में ठीक तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द मिलिट्री चीफ। ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री चीफ के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा या ऑटोक्रेसी यानी कि शासन के द्वारा किया जाता है। हमारे देश का संविधान तो एग्जिट में आने के लिए बहुत लंबा समय लगा, लेकिन इससे पहले यूरोप की बहुत सारी कंट्री के अंदर राजा का तंत्र चलता था या ऐसा तंत्र चलता था जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता था, या ऐसे सिस्टम को चलाया जाता था जो वहाँ के मिलिट्री हेड ने बना रखा होगा। तो जनता शुरुआती समय में इतनी जागरूक नहीं थी। आप फ्रांस की क्रांति पढ़ते होंगे, आप लोगों ने 9th से फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी। वहाँ के लोग जागरूक हुए और जागरूक होने के बाद स्टेप लिया गया, जब जाके ही वो लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ पाए थे। तो हमारे भारत देश के साथ भी सेम ऐसी ही सिचुएशन थी। हम लोगों ने भी क्या कहते हैं संविधान को लाने में बहुत लंबा समय लगाया। अब कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप कह सकते हैं देयर इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। हमारे भारत में ही नहीं बल्कि 1950 के बाद अगर आप देखें
तो जहाँ जहाँ गुलामी थी, एशिया की बहुत सारी कंट्री के अंदर गुलामी थी, कंट्री कह रहा हूँ कॉन्टिनेंट में, बहुत सारे कॉन्टिनेंट के अंदर गुलामी थी। अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे ऐसे इलाके थे, बहुत सारी ऐसी कंट्रियां थी जिसको फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, डच ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, किसी ना किसी ने गुलाम बना रखा था। तो हमारे देश के अंदर संविधान को आने के लिए बहुत लंबा समय लगा और संविधान को लाने के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा मैं कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पॉलिटिकल जो है उतनी आसान लगे जितनी आसान आपके लिए ये इसका फेवरेट सब्जेक्ट आपका ये बन जाए। तो थ्रू दिस दे गॉट देयर इंडिपेंडेंट, मतलब बहुत लंबे फ्रीडम के बाद इन लोगों ने इंडिपेंडेंट लिया एंड फाइनली दे मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर ओन। और उसके बाद उन लोगों ने अपने भारत के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर अपने खुद का संविधान बनाया। एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे पहला संविधान जो था वो अमेरिका का था। ये मैं आपको पहली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी, फ्रेंच एक ऐसी कंट्री थी जो सबसे पहले आज़ाद हुई थी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल गलत है। फ्रांस नहीं था, सबसे पहले यूएस था जो सबसे पहले आज़ाद हुआ था। आप कहोगे यार यूएस भी क्या किसी का गुलाम था? नहीं दोस्तों, यूएस किसी का गुलाम नहीं था। यूएस जो था दोस्तों वो ब्रिटेन के द्वारा बसाई गई कॉलोनी थी। और ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, जब आप हिस्ट्री के मेरे लेक्चर्स को ले रहे होंगे तो आपको मैं बताऊँगा कि ऐसा कैसे हुआ था। अब यूएस सबसे पहला संविधान बनाने वाला देश था, याद रखिएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल यूएस का था, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने सबसे लंबा संविधान बनाया। याद रखिएगा, सबसे बड़ा संविधान, पूरी दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे भारत का ही है। तो इस तरीके आप कह सकते हैं, जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो साउथ अफ्रीका ने भी बनाया और उसके बाद अमेरिका ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाया। यानी कि अमेरिका भी किसी का गुलाम था। ब्रिटेन के लोगों ने वो कॉलोनी बसाई थी और ब्रिटेन के लोग अमेरिका के ऊपर बहुत लंबे समय तक रूल करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे क्रांति सबसे पहले हुई और ये लोग सबसे पहले आज़ाद हो गए थे। मतलब फ्रेंच से पहले भी ये लोग आज़ाद हुए थे। तो अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि संविधान एग्जिट में कैसे आता है। सबसे पहले क्रांति होती है, फिर वो इंडिपेंडेंट होते हैं, देन फाइनली वो अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने ये 3 मैंने दिखा दिए। और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं, बांग्लादेश भी 1971 के बाद आई थी। और तो दोस्तों हमें ये याद रखना है कि हमारा भारतीय संविधान जो है दोस्तों संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा का मेन मकसद यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा भारतीय संविधान किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया। संविधान सभा पूरी तरीके से अपॉइंट करवाई गई, जनता ने वोट डाला। उस टाइम पीरियड पे हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार था। जनता ने वोट डाला, संविधान सभा बनी और ये संविधान सभा लोगों के अधिकारों की बात करती थी। संविधान सभा ने पूरी तरीके से काफ़ी लंबा समय लिया। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 के दिन हम लोगों ने इसको लागू करा। तो दोस्तों 26 जनवरी के दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त के दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब हमने देश को गढ़ा है, लिखा है, इसलिए 26 जनवरी ये है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी भी कंट्री है जहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं है, वहाँ पे लोगों के थ्रू रेफरेंडम लिया जाता है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, आप चाहें तो उनका नाम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है पर लोगों से रेफरेंडम लिया जाता है और संविधान को में चीज़ें बदलाव की जाती हैं। दूसरा था द सब्स्टिट्यूटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के मूल प्रावधान। अब जैसे कि हमारे भारत देश का संविधान जो था वो ऐसा हम लोगों ने बिलीव करा कि हमारे भारत देश का संविधान ऐसा होना चाहिए जो सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, सभी लोग इसको आसानी से समझ सके, सभी लोग इसको आसानी से पढ़ सके, सभी लोग इसको आसानी से समझ सके। वो हमारे संविधान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा कि सभी देशों के लिए, क्योंकि हमारा भारत देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े को लेकर बहुत लंबा विवाद चलता रहा। इसीलिए हमने अपने भारत के अंदर
एक चीज़ ज़रूर रखी और हमने कहा कि हमारा भारत देश जो है वो किसी भी एक धर्म को इम्पोर्टेंट नहीं देगा। हमारा संविधान धर्म के नाम पर सभी को इक्वल समझने की कोशिश करेगा, जिसके लिए हमने इसको सेकुलर रखा। और हमने क्लियर कट बोला कि डज नॉट कीप एनी पार्शियलिटी टूवर्ड्स एनी रिलीजन और एनी अदर ग्रुप, मतलब ये किसी भी एक धर्म के प्रति पक्षपात नहीं रखेगा। ये सबसे अच्छी बात, क्योंकि हम लोगों ने आज़ादी के टाइम पीरियड पे ये कहा था कि जो भारत के साथ आना चाहता है वो भारत के साथ आ सकता है, जो भारत से बाहर जाना चाहता है वो भारत के बाहर जा सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए कि सभी के एक्सेप्टेबल के लिए हो, सभी इसको मानते हो, है ना। इसीलिए complete justice cannot possible through a constitution even though it can provide some basic norms related to the people। ये तो हमें पता है कि संविधान जो है सभी को कंप्लीट बैलेंस या कंप्लीट अप्रोच के तहत सभी को इक्वल नहीं कर सकता, लेकिन इतना हमें पता है कि संविधान के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जो मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए, वो तो हम संविधान को दे ही सकते हैं। द कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड कीप लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और दोस्तों हमने अपना संविधान जो है इक्वल रखा, जस्टिसेबल रखा और सभी के लिए लिबर्टी दैट मीन्स स्वतंत्रता रखा। याद रखना ये तीन चीज़ें हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से या फ्रांस की क्रांति से लिया था, और क्रांति हुई थी समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के तहत। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने लिबर्टी और फर्टिनिटी, भाईचारा जो था वो फ्रांस की गवर्नमेंट से लिया था अपने संविधान में जब डाला था। तो भारतीय संविधान में सभी लोगों को इक्वल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान पूरी तरीके से कोशिश ये कर सकता है कि सभी को इक्वल रखे। तो हमने यही करा, इसीलिए हम लोगों ने बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की कोशिश करी। हमने कहा कि जनता के द्वारा चुना गया शासक अगर सत्ता के अंदर आ जाता है तो वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। ये हमने जब कार्य लोगों के बांटे, जब हमने संविधान में संविधान सभा के, उसके बाद हमने न्यायपालिका के, विधायिका के, सबके कामों को बांट दिया। और बांटने के बाद हमने कहा कि हम पूरी तरीके से कोशिश ये करेंगे कि जब सभी लोगों का संविधान बांटा जाएगा तो हम लोग सभी के लिए बैलेंस अप्रोच अपनाने की कोशिश करेंगे। बैलेंस अप्रोच का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन करा जाए जिससे क्या कहते हैं, पूरी तरीके से हर एक काम के ऊपर दूसरा बंदा अंकुश लगा सकता है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर और सक्सेसफुल डिपेंड ऑन इट्स इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। मतलब अगर संविधान जो होता है फेल होता है तो ऑफ कोर्स उसके फेल होने का कारण उसके डिज़ाइन में है। मतलब अगर हमारा भारत संविधान जो हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन लेके बनाया, वो पूरी तरीके से इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के दूसरी 60 देशों की कंट्रियों का संविधान पढ़ के हमने अपने संविधान में अपनी समस्या के हिसाब से चीज़ों को डालने की कोशिश करी। इसीलिए जैसे कि हम लोगों ने कहा कि किसी भी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के पास सारी पावर नहीं होगी। मतलब अगर कोई पीएम सबसे बड़ी पोस्ट पे है और जनता चुन के उसे भेज देती है, पीएम बना देती है, तो क्या सारी शक्तियाँ उसके पास होनी चाहिए? नहीं। इवन हम लोगों ने ये भी कहा कि शक्तियाँ बंटनी चाहिए अलग अलग संस्थाओं में, जैसे कि हमने लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में करा। हमने सभी की पावर अलग कर दी, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर कमांड बनाई जा सकती है। तो ये हमने करा। It is ensured that if any agency misuse its power, other agency can prevent it। मतलब हमने यही सुनिश्चित करा कि अगर कोई एजेंसी गलत काम करती है तो ऑफ कोर्स उसको दूसरी एजेंसी मना कर सकती है। तो एक संविधान के अंदर इतना सब कुछ बहुत बड़ी बात होती है। बाबू भाई यही कहते हैं कि एक संविधान के अंदर इतना कुछ है, तो अक्षय कुमार जी कहते हैं कि बाबू भैया ये तो कुछ भी नहीं है। एक संविधान के अंदर यही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन हमारे भारतीय संविधान में क्योंकि लिखा इतना कुछ है, हमने इतनी सारी सूचियाँ बना दी, इतने सारे अनुच्छेद बना दिए, इतने सारे भाग बना दिए, समझ रहे? तो अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसीलिए यही नहीं है, बहुत कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस को मैं अगले पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आपको बताऊँगा कि संविधान जो बना हमारे देश का, उसका प्रोसेस क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने हेल्प करी, कौन आया, कौन सी सभाएं बनी, कैसे लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों को चुना गया, कितने लोगों को नहीं चुना गया, किसने क्या नाम दिया, किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई, वगैरह वगैरह। तो ये सब हम वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बताऊंगा डीपली सारी चीज़ें जो ऑफकोर्स सभी को डीपली नहीं पता होती है। तो सब कुछ डीपली डिस्कस किया जाएगा वीडियो के अगले पार्ट में। ये था वीडियो का दूसरा पार्ट।
और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत इनपुट देके जाती है तो अपना लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे ज़रूर जुड़िए नोट्स के लिए। जब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।